हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके आगे भी मैंने आप लोगों को पार्ट 3 तक करा दिया है। यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी देख लीजिए। वहाँ से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो जो है वो मैं खासकर डब्ल्यू पुलिस, एसआई और कांस्टेबल के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। और साथ साथ में ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल रहेगा उन सारे बच्चों के लिए भी जो WPSC, SSC, CGL, CHSL, RRB, NTPC के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है। ठीक है, उन सारे बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हम लोग के पास में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, विच प्लानट डजंट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट। वो कौन सा प्लानट है जिसके चारों तरफ क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मरकुरी, मार्स, वेनस और यूरेनस दिया हुआ है। 4 ऑप्शन से हम लोग के पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मरकुरी। और याद आप लोग को क्या रखना है कि जो मरकुरी है वो सबसे छोटा प्लानट है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्लानट है। और सूर्य से यानी कि सन से सबसे जो कम डिस्टेंस पर, यानी कि सूर्य का जो सबसे निकटतम प्लानट है वो भी कौन सा है, आपका मरकुरी होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं हम लोग रेड प्लानट। यानी कि हम लोग मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लानट बोलते क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयरन कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है ना। यूरेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लानट बोलते हैं। और ये यूरेनस जो है इसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था यूरेनस को डिस्कवर्ड किया था विलियम हर्शेल ने। और जो वेनस है, वेनस को हम लोग बोलते हैं हॉटेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। चलिए जानते हैं 1-2 फैक्ट इनके बारे में। तो देखिए, जो स्मॉलेस्ट साइज प्लानट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मरकुरी बोलते हैं। बात आई समझ में। मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। देखिए, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयरन कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए वेनस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वेनस को देखिए, वेनस इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज। देखिए, वेनस पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो उल्टा घूमता है। ठीक है, यानी कि बाकी जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो वेनस केवल एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेट होता है। वेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं अर्थ ट्विन। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं वेनस को हम लोग। ठीक है, वेनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। एंड ओनली प्लैनेट दैट रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एकमात्र प्लैनेट पूरा सोलर सिस्टम्स का जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से यूरेनस को ले लें तो यूरेनस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट भी हम लोग, यानी कि सबसे जो कोल्ड प्लैनेट है ना वो भी कौन है, यूरेनस ही है। ठीक है, और फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड इन मॉडर्न एज। ऐसा मतलब पहला जो प्लैनेट है जो कि सबसे पहले मॉडर्न एज में क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया था। और डिस्कवर्ड किसने किया था, विलियम हर्शेल ने, याद रखना है। और इसका जो सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो कितना है, 27 सैटेलाइट है। किसके पास में, वेनस के पास में। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। और सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। देखिए, जो सोलर इक्लिप्स है यानी कि सूर्य ग्रहण जो है ना वो किस कारण से होता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, द मून कम्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, सूर्य ग्रहण तभी होता है जब क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है। ठीक है ना। तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि ये जो मून है, ये मून किसके बीच में, मून है सूर्य और आपका अर्थ के बीच में। ठीक है, यानी सन और अर्थ के बीच में कौन है, यहाँ पर मून है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, सन, मून एंड अर्थ के बीच में रिलेशन होता है। देखिए, मून जो होता है वो ठीक सन और मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए यदि कि जो अर्थ है ना वो अर्थ आती है कहाँ पर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। ठीक है ना। मून मीन्स अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन। ठीक है, व्हेन देयर इज लूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है, द अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन। ठीक है ना। तो आपका यदि लूनर इक्लिप्स पूछा जाता तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। और डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी इज कॉल्ड। यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग किस डिवाइस, किस यंत्र का यूज करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए हम लोग के पास में दिया है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मेजर करता है हाइट को। ये
किसको मेजर करता है, हाइट को, ठीक है। अल्टीमीटर किसको मेजर करता है, हाइट को। फैथोमीटर ये डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम लोग फैथोमीटर का यूज़ करते हैं। मैनोमीटर ये प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है, प्रेशर को मेजर करता है। और आपके पास में ये हाइड्रोमीटर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, ये किसको मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, इसको मेजर करता है कौन, ये मेजर करता है आपका हाइड्रोमीटर। चलिए देखते हैं एक दो फैक्ट्स इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये फैथोमीटर है, ठीक है, दिस इज़ फैथोमीटर एंड दिस इज़ यूज, ये कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है ओशंस की गहराई मापने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, देखते हैं। देखिए मैनोमीटर्स, देखिए मैनोमीटर किसको मेजर करता है, मैनोमीटर्स मेजर प्रेशर, देखिए ये किसको मेजर करता है, प्रेशर को, यानी कि दाब को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, हाइड्रोमीटर किसको मेजर करता है, देखिए हाइड्रोमीटर यूज मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं उसे ही मेजर करने का यानी कि मापने का काम होता है किसका, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोमीटर किस प्रकार का दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। अब हमारे पास में मैंने और एक चीज़ लिया जिसको बोलते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर भी एक डिवाइस है, लेकिन ये हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कन्फ्यूजन हो सकता है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो मेजर करता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, लेकिन जो हाइग्रोमीटर होता है ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, किसको, ह्यूमिडिटी को, ठीक है। ह्यूमिडिटी को क्या करता है, ये मेजर करता है। देखिए ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। क्या बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट्स ऑफ द सेल, यानी कि पावर प्लांट्स या तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स वो कौन से है, दिए गए 4 ऑप्शन, जैसे गोल्गी बॉडीज दिया है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन से जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, सेल का मतलब कोशिका का क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पावर हाउस, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलिए जानते हैं एक दो फैक्ट इनके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सेल है इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर ना। देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर किस प्रकार का है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जो स्मॉल ऑर्गेन होता है क्या, सेल मतलब इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर में, कोशिकाओं के अंदर में, ठीक है ना। और इसका जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अब देखिए इसका काम क्या होता है, दैट आर इन्वॉल्व रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इसका काम क्या होता है कि फूड से यानी कि भोजन से क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना होता है, कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का काम, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब देखिए राइजोसोम, ठीक है, राइजोसोम होता क्या है, राइजोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम को बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें हम लोग मतलब दिए गए 4 ऑप्शन में से वो कौन सा जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा आपका राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए गाल्गी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गाल्गी अपार्टस बोलते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है वो देखिए क्या होता है कि इसको हम लोग और किस नाम से, देखिए यहाँ पर मतलब आपका क्या दिया हुआ है, देखिए इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, देखिए इसका मेन काम होता है द गोल्गी अपार्टस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टिंग करना, मॉडिफाइंग करना, पैकिंग करना, ठीक है, किसका, प्रोटीन्स और लिपिड्स का। बात आई समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये जो पैकिंग का काम पैकिंग का काम दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन करता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जाता है एग्जाम में। ट्रांसपोर्टिंग का काम, मॉडिफाइंग का काम, तो ये करता है आपका गाल्गी बॉडीज। बात आई समझ में। चलिए देखते हैं अब हमारे पास में चौथा क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। देखिए सेल्स का क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, बैग मतलब सेल का सुसाइडल बैग कर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक लाइटिक एंजाइम पाया जाता है। देखिए लाइटिक एंजाइम पाया, इट कंटेंट्स क्या, इसमें हम लोग मतलब जो लाइसोसोम्स होता है उसमें क्या कंटेंट होता है, लाइटिक एंजाइम होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल्स और सेल्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में ये क्या करता है, मदद करता है, कौन, लाइसोसोम्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स
ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। देखिए वो कौन सा दिए गए 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन सही है, जो क्या जिसका काम क्या होता है कि वाटर सप्लाई करना होता है, कहाँ से, मतलब रूट से लीव्स तक, यानी कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू इट्स लीव्स, ठीक है, मतलब जड़ों से पत्तों तक जो भी वाटर सप्लाई करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो काम होता है आपका जाइलेम का। किसका होता है, जाइलेम का होता है। जाइलेम वाटर सप्लाई करता है, तो जो फ्लोएम होता है वो किस चीज़ को सप्लाई करता है, इसका काम होता है फूड को सप्लाई करना, ठीक है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में फूड सप्लाई में, फूड सप्लाई के लिए फूड सप्लाई का काम करता है आपका कौन, फ्लोएम, ठीक है। और जाइलेम का जो काम होता है वो क्या होता है, वाटर को सप्लाई करना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय, ठीक है। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट किसने एडवोकेट किया था या किसने दिया था, तो आपको नाम पता होना चाहिए। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज रिलेटेड विथ चार्ल्स डार्विन, ठीक है। किससे रिलेटेड है, चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। बात क्लियर है। चलिए देखते हैं चार्ल्स डार्विन कैसे देखते हैं। ये देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ फ्रेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डार्विन इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है ना। तो ये है आपका डार्विन। देखिए ये डार्विन ने दिया था क्या, ये जो फ्रेज था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसके द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ की बात करी है, डार्विन हैज़ कॉल्ड दिस एज नेचुरल सेलेक्शंस। डार्विन ने इसको क्या बोला है, नेचुरल सेलेक्शंस भी बोला है, ठीक है ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ये दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड कराने में कौन मदद करता है, ठीक है। तो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में प्रोटीन का भी काम क्या होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो देखिए जो न्यूट्रिएंट्स है दैट प्रोवाइड्स एनर्जी आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या होता है, ये हम लोग को मदद करता है एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी दिलाने में, ठीक है। बॉडी को एनर्जी दिलाने में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स का अपना रोल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड अ सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ फूड। देखिए कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है ना, वो सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, हमारे बॉडी को। बात क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कजेज। विटामिन बी की कमी के कारण से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। एक तो लिखा हुआ है स्कॉर्बी लिखा हुआ है, डायबिटीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, बेरी लिखा हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो स्कॉर्बी है वो विटामिन सी की कमी के कारण से होती है, ठीक है। अब जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा बेरी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव रगत का जो पीएच वैल्यू है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, POTENTIAL, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो पावर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के पावर को ही हम लोग पीएच के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग बोलते हैं। तो जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7.2 नहीं होता है, 7.8 ये भी नहीं होता है, 6.6 ये भी नहीं, 7.4 यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसमें मतलब वो कौन कौन से पीएच वैल्यू के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ये भी आप लोग को जानना जरूरी होता है कि पीएच वैल्यू को सबसे पहले बताया था सोरेनसन ने, SORENSEN, सोरेनसन ने, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस किस का कितना कितना पीएच वैल्यू होता है। देखिए जैसे मैंने बोला आपको कि जो ब्लड का पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, 7.4, ठीक है। जैसे यूरिन का कितना होता है, 6 होता है। 6.8 किसका होता है, देखिए टोंग या सलाइवा का कितना होता है, 6.8। टीथ का कितना होता है, 5.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। वाइन का कितना होता है, 3.4 to 4.1। ये सारे के सारे वो पीएच वैल्यू आप लोग यहाँ से देख लेना और लिखने की कोशिश करना। जो लीवर लिखा हुआ है इसका जो पीएच वैल्यू है कितना है आपका 8 होता है। रेन वाटर का कितना होता है, 5.6, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि लेमन का पीएच वैल्यू कितना होता है, विनेगर का कितना होता है, ये आप लोग देख लेना यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल यूज इन गल्वनाइज
आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रोस्टिंग इज, वो कौन सा मेटल है जिसको हम लोग आयरन को कोटिंग करने के लिए मतलब आयरन को कोट करके मतलब उनको प्रोटेक्ट करने से या रोस्टिंग जंक लगने से बचाने के लिए हम लोग उसमें कोट करते हैं, ठीक है। तो वो मेटल कौन सा है तो आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग उसको क्या किस नाम से जानते हैं, जिंक, किसके, जिंक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जिंक होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। विच एसिड इज यूज इन लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लीड स्टोरेज जो बैटरी है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है। तो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टोमक में पाया जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, यस दिस इज द एसिड दैट इज फाउंड इन बैटरी। तो बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके कि इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं किसको, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है ना। या इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ ऑल केमिकल्स और किंग ऑफ ऑल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। ऑल एसिड, जितने भी एसिड से सारे एसिडों का क्या बोला जाता है, इसको राजा बोला जाता है। किसको, आपका सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए क्या क्या बोला जाता है, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। किंग ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है ना। तो अब देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और साथ साथ में फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज होता है, CO2 भी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक बार देख लेना, यहाँ पर देखिए ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बैटरी एसिड। यानी कि जो बैटरी में जो एसिड मिलता है वो कौन सा एसिड मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पर मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड रेन में भी मिलता है, ठीक है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें भी हम लोग को क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। देखिए जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखिए H2SO4 और HNO3, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या कराता है, एसिड रेन कराता है। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड होता क्या, देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए इसका जो यूज है वो मतलब किस चीज़ के लिए किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है एक्वा रे के सॉल्यूशंस बनाने के लिए। इन दोनों का जो यूज़ होता है वो स्पेशली सुनार वगैरह करता है। कहाँ पर करता है ये, गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। गोल्ड वगैरह को प्यूरिफाई करने के लिए सुनार वगैरह किस चीज़ को यूज़ करते, एक्वा रे के सॉल्यूशंस को यूज़ करते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है ना। आप लोग यहाँ से देख लेना इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एसिड लिखा हुआ है, लैक्टिक एसिड, ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। वीक एसिड होता है, फाउंड इन कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए इसको मिल्क शुगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। आप लोग इसको देख लेना एक बार अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लीड स्टोरेज बैटरी है उसमें हम लोग को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। बात क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर्शिप्ड। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस भगवान का पूजा किया करते थे, ठीक है। तो जो इंडस पीपल थे दे यूज्ड टू वर्शिप पशुपतिनाथ, यानी कि जो भगवान भोलेनाथ है उनका पूजा किया करते थे। कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस दिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट था, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता के रखा है, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझने को मिलेगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, देखिए। शाहजहाँ बिल्ड द मोती मस्जिद एट। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद को कहाँ पर बनवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन से 4 ऑप्शन से दिल्ली, जयपुर, आगरा और अमरकोट, ठीक है। आगरा और अमरकोट। तो उन्होंने जो मोती मस्जिद बनवाया था वो बनवाया था आगरा में। कहाँ पर बनवाया था, आगरा में बनवाया था, ठीक है। आगरा में बनवाया था। चलिए जानते 2-3 फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है शाहजहाँ से, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो शाहजहाँ
थे उनका जो शासनकाल रहा वो 1627 से 1657 साल तक रहा, यानी कि लगभग 30 साल तक का शासन उन्होंने किया। ठीक है ना। वो उनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1592 में हुआ था। उनको बचपन में किस नाम से जाना जाता है? खुर्राम के नाम से जाना जाता है। और उनके जो पिताजी का जो नाम है वो है जहांगीर। क्या है? वो जहांगीर का बेटा था। ठीक है, अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहाँ था। ठीक है। उनका जो वाइफ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, अंजुमान बानो बेगम। ठीक है। उनका जो वाइफ है ये हाल फिलहाल एनटीपीसी में पूछा गया है, अंजुमान बानो बेगम। ठीक है। और उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है मुमताज़ महल के नाम से। बोला जाता है ये कि जो ताजमहल था, शाहजहाँ ने ताजमहल इन्हीं के मेमोरी में बनवाया था। ठीक है ना। नोन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर, इनको किस और नाम से जाना जाता है? इनको प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और उनका जो पीरियड रहा है, जो मुगल काल में जो उनका पीरियड है, शासनकाल रहा है, उनको हम लोग गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर हम लोग शाहजहाँ के पीरियड को बोलते हैं। देखिए 1631 में उन्होंने क्या किया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है। और उनका जो डिज़ाइन था वो किसने दिया था? उस्ताद आयशा। ठीक है। उस्ताद आयशा ने उसको क्या किया था? डिज़ाइन किया था, यानी कि जो आर्किटेक्ट था जिसने बनवाया था एक्चुअल में वो कौन था? उस्ताद आयशा था। ठीक है। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1638, उन्होंने जो अपना कैपिटल था, राजधानी था, वो आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया था। कब किया था? 1638 में किया था। ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया? देखिए उन्होंने किया जामा मस्जिद, उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया? जामा मस्जिद करवाया। रेड फोर्ट, ये दोनों ही कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। और जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पर है? आगरा में। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बनवाया था? देखिए उन्होंने बनवाया था पीकॉक थ्रोन। ठीक है। तो फेमस पीकॉक थ्रोन, लेकिन इसको बाद में जाके नादिर शाह यहाँ पर दिल्ली में अटैक करता है और उसको लूट के ले जाता है। ठीक है। यानी कि वहीं पर आपका क्या पीकॉक थ्रोन और जो कोहिनूर डायमंड था, ठीक है, उनको ऑन विच कोहिनूर डायमंड वॉज कैप। देखिए जो कोहिनूर डायमंड था वो उसी पर ही क्या किया गया था? रखा हुआ था पीकॉक थ्रोन में ही। ठीक है। इंट्रोडक्शन सबसे ने क्या करवाया? तो उन्होंने दुहा आस्पा और सिहा आस्पा की पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है। उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम लोग बोलते हैं तक्काबी। ठीक है। तक्काबी क्या है? एक प्रकार का लोन है जो उस समय वो अपने पीजेंट्स यानी कि किसानों को दिया करता था। ठीक है। ये सारे जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो तक्काबी था ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना ये करवाया गया था आपका शाहजहाँ के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अबाउट नबार्ड। नबार्ड वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर, हम लोग बोलते हैं इसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर अरे यार लिख क्यों नहीं रहा? AGRICULTUR, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। RUR, रूरल डेवलपमेंट। ओके, दिस इज व्हाट नबार्ड। ठीक है। नबार्ड, इनको जो रिकमेंड करने वाला जो कमेटी था वो कमेटी था शिवरमन कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था। और नबार्ड जो है वो नबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है। नबार्ड जो था 12 जुलाई 1982 को इसका क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिखा हुआ था, मैंने दोबारा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ओवर रेगुलेशन सप्लाई। देखिए इसका जो मेन काम होता है ना, मेन काम होता है लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। किनको लोन प्रोवाइड करता है? ये एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंडेड 12 जुलाई 1982 में। कहाँ पर? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है। जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? हर्ष कुमार बनवाला, अभी चेयरपर्सन। ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, 30 ईयर्स एगो। ठीक है। अब इसका जो ऑनर है वो कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनका क्या है? ऑनर है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और ये आप लोग को जानना जरूरी है कि नबार्ड जो होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो लोन प्रोवाइड कराना होता है। किसको? जो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। जो प्राइमरी सोर्स है इंडिया में एनर्जी के लिए, जो प्राइमरी सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा सोर्स होता है? ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स मतलब वो जो हम लोग को नेचर के द्वारा डायरेक्टली प्राप्त होते हैं, ऐसा एनर्जी जो हम लोग को नेचर यानी कि प्राकृतिक द्वारा
डायरेक्टली क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपका कोल। कोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए तो सेकेंडरी सोर्स होता है वो प्राइमरी सोर्स से ही बना होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स पे देखिए क्या क्या आता है। प्राइमरी सोर्स में आता है जैसे आपका फॉसिल्स फ्यूल्स आता है, कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लेना इसको। ये देखिए तो ये एक साइड में आपका ये प्राइमरी सोर्स है, ये आपका सेकेंडरी सोर्स, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लेना, बात आई समझ में। तो क्या क्या होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा प्राइमरी सोर्स है और कौन सा सेकेंडरी सोर्स है। तो देखना पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है ना, ये सब केरोसिन्स, ये सारे के सारे सोर्स क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी सोर्स है किसका, जैसे बायोफ्यूल्स हो गया, हीट हो गया, सारे का सारा जो जितने भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे के सारे सोर्स कैसा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन प्राइमरी सोर्स बोला जाए तो प्राइमरी सोर्स में आपका क्रूड ऑयल आता है, ठीक है ना, नेचुरल गैस वगैरह आता है, फॉसिल्स फ्यूल्स आता है, ये सारे के सारे आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बात क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए ध्यान से। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ। जो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है भारतीय संविधान का, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग के पास में 4 ऑप्शन है, यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, यूएसए। यूएसए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जानते हम लोगों ने किन किन कंट्री से किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, ठीक है। यानी कि वो सोर्स लेंगे जो हमारे भारतीय संविधान का जो स्रोत है, यानी कि जो हम लोगों ने किस किस कंट्री से क्या क्या चीज़ अडॉप्ट किया है, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोगों ने क्या क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोगों ने लिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ये जो इलेक्टोरल कलीग है, ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिया था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू जो अभी क्वेश्चन में था, ये पूछा हुआ था हम लोग को, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जो प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्सेस का, यानी कि आर्म फोर्सेस का क्या रहेगा, वो सुप्रीम रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, ठीक है। तो ये सारे इक्वल प्रोटेक्शंस अंडर लॉ, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। अब देखते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये जो है ना, ये हम लोगों ने लिया कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूके से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जाता है एग्जाम में। रूल ऑफ लॉ, ये भी हम लोगों ने यूके से लिया है। रीट्स, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूके से लिया है। अब आप लोग यहाँ से कुछ चीज़ें देख लीजिए ध्यान से, जैसे जापान से क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जापान से लिया है। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है, ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। तो ये क्वेश्चंस दिया जाता है। अब देखिए यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कहाँ से लिया था हम लोगों ने, यूएसएसआर से लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है कंकरेंट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है, फेडरल गवर्नमेंट विथ स्ट्रॉन्ग एट सेंटर, ठीक है, यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो पावर है, पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास में रहेगा, लेकिन जो मेन पावर है इमरजेंसी के टाइम में, वो पावर किसके पास में रहता है, सेंटर के पास में रहता है। यही लिखा, इसका मतलब यही होता है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना। तो डीपीएसपी ये हम लोगों ने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऐसा क्वेश्चंस बनाया जाता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लेना, कनाडा से क्या लिया, यूके से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। वीडियो को पॉज करके आप लोग को देखना है, नोट डाउन करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक लूरल कन्फ्रंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम। वो कौन सा वो किसका आर्मी था, किसके सिपाहियों के साथ में जो अलेक्जेंडर थे उनका, मतलब झेलम नदी के तट पर क्या हुआ था, कॉन्फ्रंट यानी कि मुकाबला हुआ था, ठीक है। तो हम लोग से ये पूछा गया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पोरस, ठीक है ना। पोरस होगा, जो कि उस समय माना जाता है कि अलेक्जेंडर के सामने मतलब अपना हार स्वीकार नहीं करते हुए उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ में लड़ाई लड़ा था, ठीक है ना। तो वो कौन था, राजा पोरस था। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ हाइडस पास, हम लोग क्या बोलते हैं उस बैटल को, बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था अराउंड आपका
326 BCE में हुआ था ये बैटल ऑफ हाइडास पास के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ हाइडास पास। ठीक है, ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। जो बैटल ऑफ हाइडास पास हुआ था वॉज फॉट बिटवीन द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 326 BCE में। बात आई समझ में, कहाँ पर हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम इन द पंजाब रीजन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। कहाँ पर है ये? पंजाब में। बात आई समझ में, कब हुआ था? 326 BCE में। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम रिवर पूछा जाता है एग्जाम में। और एक चीज़ जो अलेक्जेंडर से पूछा जाता है कि हम लोग से अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो थे उनके गुरु का नाम है एरिस्टोटल। क्या है? एरिस्टोटल, याद रखना है, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ और आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब देखिए अलेक्जेंडर से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अलेक्जेंडर का जो हॉर्स है उनके घोड़े का नाम क्या है। ठीक है, तो घोड़े का नाम है, आपको याद रखना है, ब्यूसीफेलस। क्या है? ब्यूसीफेलस, BUCEPHALUS, ब्यूसीफेलस। ये अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम बताइए, तो वो होगा आपका ब्यूसीफेलस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का जो गवर्नर या वाइसरॉय हुआ करता था वो कौन था? 1885 में वाइसरॉय आपका लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, डफरिन वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने स्थापित किया था? किसने मतलब इसको जो फाउंड किया था, फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम। याद रखना, पूछा जाता है, A.O. ह्यूम। ठीक है ना, A.O. ह्यूम। और इनके द्वारा जो सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि INC का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, INC का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था आपका WC बैनर्जी। ठीक है, WC बैनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है ना, उमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। अब देखिए हम लोग से पूछा जा रहा है मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो मुस्लिम प्रेसिडेंट होगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते आगे, देख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जनक किसे बोला जाता है, यानी कि प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था? क्वेश्चन सी हम लोग से। तो राम मोहन रॉय नहीं, इन्होंने तो ब्राह्मो समाज और आत्मीय सभा, ठीक है, ये सारे सभा जो थे वो राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, आत्मीय सभा उन्होंने किया था 1814 में, ब्रह्मो समाज किया था 1828 में। इंपॉर्टेंट है, भारत से सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत करने में साथ दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का इन्होंने, ठीक है, इन्होंने किया था सती प्रथा को अंत करने में अपना योगदान दिया था इन्होंने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ये नहीं हो सकता। प्रार्थना समाज देखिए जो आत्माराम पांडुरंग है यही थे जनक, यानी कि प्रार्थना समाज के। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए हम लोग जान लेते हैं एक दो फैक्ट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो उनका ओरिजिनल नेम था वो था आपका मूला शंकर। ठीक है, उनको मूला शंकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था स्वराज्य, यानी कि जो स्वराज्य टर्म था, स्वराज टर्म जो था वो सबसे पहले उन्हीं ने ही कॉइन किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने टर्म मतलब उन्होंने स्लोगन क्या दिया था? इंडिया फॉर द इंडियंस, यानी कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए। ठीक है, उन्होंने एक कॉल दिया था गो बैक टू वेदा, यानी कि वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ किंग मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। उनको भारत का क्या बोला जाता है? मार्टिन लूथर बोला जाता है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया था उन्होंने? 1875 में ही फाउंडेड आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज को उन्होंने ही फाउंड किया था। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है क्या? सत्यरथ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सत्यरथ प्रकाश बुक को किसने लिखा था? ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और जो मैं बोल रहा हूँ कि जो राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अकबर सेकंड, जो कि मुगल शासक हुआ करता था उस समय। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक दिल्ली, नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक किया था 1739 में। ठीक है, 1739 में उन्होंने अटैक किया था। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, इंडिया में अटैक किया था। तो उस समय जो मुगल
शासक कौन था, मुगल शासक कौन था, तो याद रखना मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला वॉज द मुगल एम्पायर दैट टाइम। मोहम्मद शाह रंगीला क्या थे, उस समय मुगल शासक थे जब आपका नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। तो नादिर शाह ने भारत में अटैक किया, तो उस समय उन्होंने भारत में अटैक करके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पीकॉक थ्रोन को लूटा, और उसके बाद में पीकॉक थ्रोन के साथ साथ में उन्होंने भारत से किस चीज़ को ले गया, जो कि हम लोग मतलब जो कि बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कोहिनूर डायमंड। ठीक है, कोहिनूर डायमंड को भी इसी ने ही क्या किया था, छीना था। बात आई समझ में। तो उन्होंने कब भारत पे अटैक किया था, दिल्ली में कब अटैक किया था उन्होंने, 1739 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द एटमोस्फियर इज रीच इन ओजोन गैस। वो कौन सा जोन है एटमोस्फियर का जिसमें जो जाना जाता है मेनली किस चीज़ के लिए, ओजोन गैस के लिए जाना जाता है। तो आपका जो होगा ओजोन गैस जो हम लोग को मिलता है वो ओजोन लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर है। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर क्या होता है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। बात आई समझ में। चलिए जान लेते हैं हम लोग कुछ फैक्ट, यानी कि जो हम लोग को ओजोन गैस के बारे में जानना। देखिए ओजोन लेयर हम लोग को यहाँ पर मिलता है, यानी कि कहाँ पर मिलता है, 20 और 30 किलोमीटर के, मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि जो धरती है, धरती से कितने दूर आपको 20 और 30 किलोमीटर के आसपास में कौन सा लेयर मिलता है, ओजोन लेयर मिलता है। ठीक है, और ये इनका जो मेन काम होता है, ये क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है किससे, द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन दैट इज नोन एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, जो कि यदि अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा हो जाए तो इसके कारण इससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर होने का चांस रहता है। और इसी चीज़ से हम लोग को बचाता कौन है, ओजोन लेयर। ठीक है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है सन के हार्मफुल रेडिएशन से। बात आई समझ में। तो देखिए ये है आपका ओजोन लेयर। बात आई समझ में। स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में, यानी कि लगभग स्ट्रेटोस्फीयर के पास में ही क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटोस्फीयर के पास में, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका स्ट्रेटोस्फीयर से ठीक ऊपर क्या आपका मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर से ठीक ऊपर क्या आपका थर्मोस्फीयर है, फिर ऊपर क्या है, एक्सोस्फीयर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो देखिए एरोप्लेन कहाँ पर फ्लाई हो रहा है, एरोप्लेन भी लगभग आपका स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्या हो रहा है, फ्लाई हो रहा है। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही हम लोग को क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत वो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, येस इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल आपका 19 है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, यस ये आर्टिकल 23 एंड 24 ये भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अब इनको मौलिक अधिकार के लिस्ट से इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, यस राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 के तहत ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। तो चलिए जानते हो हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में जाके जो 44th अमेंडमेंट आया उसने इसको क्या कर दिया, लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट के राइट से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में जो 44th अमेंडमेंट हुआ उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, उसको रिपील कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, जो कि कहाँ पर था, पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में हुआ करता था, और एक और आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था। ठीक है, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था वो कहाँ पर था, एक तो था आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 क्लॉज F में था, और दूसरा था आपका आर्टिकल 31 में था। और ये जो पार्ट 3 है ना, ये फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसको हटा दिया, हटाने के बाद में क्या कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया एक न्यू आर्टिकल जिसको हम लोग आर्टिकल 300A के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हटा के कौन सा आर्टिकल लगा दिया गया, 300A लगा दिया, और ये कहाँ पर लगा दिया, किस पार्ट में लगा दिया, आर्टिकल पार्ट 12 में, जिसको हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ नो मोर ऑफ फंडामेंटल राइट,
इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया है और इसको हटा के कहाँ पर लगा दिया, इसको आर्टिकल 300A में लगा दिया है और उसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, लीगल राइट के नाम से जाना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बात आई समझ में? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे, बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में कि क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज़ गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायती राज, ठीक है ना। पंचायती राज के बारे में किस आर्टिकल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये आपको किसके बारे में बताता है, पंचायत राज के बारे में बताता है। और पंचायत 3 लेवल पर, स्पेशली विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पर जो 3 टीयर से पंचायत के, ठीक है। एक तो विलेज लेवल पर हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल बोलते हैं पंचायत समिति और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं हम लोग जिला परिषद। आज बात आई समझ में? तो ये आपका 73rd अमेंडमेंट, ठीक है ना। 52nd अमेंडमेंट एक्ट, यस, ये था आपका किसके बारे में, 1985। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये था आपका एंटी डिफेक्शंस लॉ, दल बदल कानून के खिलाफ, ठीक है। यानी कि दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। किसके कब? 57th अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये आपका एंटी डिफेक्शंस लॉ, एंटी डिफेक्शंस लॉ, DEFECTION, एंटी डिफेक्शंस, DEFECTION, एंटी डिफेक्शंस लॉ, ठीक है। ये आपका है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये था आपका म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, ये भी आया था आपका 1992, दोनों ही आया था साथ में, 1992 में आया था, ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या बोलते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस, याद रखना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जाके, मैं अलग से क्लास लगाऊंगा इनके बारे में और रिट्स के बारे में, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा उलटफेर हुआ, इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ कानूनों में, ठीक है, जिसके कारण इसको छोटा संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, डिस्प्यूट्स बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी रिजॉल्व बाय, ठीक है। यदि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस जैसे लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा, एक प्रकार का वाद विवाद होता है, तो उसको किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसे मतलब कौन सॉल्व करता है, तो उसको सॉल्व करने का, उसको सुलझाने का जो काम होता है वो किसका होता है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउसेस का क्या बुलाता है, एक जॉइंट सिटिंग बुलाता है और इसको सॉल्व करवा देता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ स्टेट, काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। बात आई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस मतलब ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर वॉज, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर वॉज कौन था, फर्स्ट ICS ऑफिसर कौन था, क्वेश्चन सी हम लोग के पास में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट ICS ऑफिसर। जो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे वो भारत के सबसे पहले ICS ऑफिसर बने थे, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस प्लेज द मेन रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है। यहाँ पर योगदान देने की बात है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। CO2 प्लेज मेजर रोल और गिव्स मेजर रोल इन ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन ये पूछा जाए कि ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सा है बोलने से अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो होगा आपका क्या,
वाटर वेपर होगा फिर उस केस में, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा रोल कौन देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो वो आपका होगा CO2 होगा, ठीक है। लेकिन यह बात और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, यदि वाटर वेपर होता है आपका सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाने वाला गैस, ठीक है। जैसे द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस बोला जाए तो आपका होगा वाटर वेपर होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यदि मैं ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूँ तो फिर उस केस में सबसे ज़्यादा कौन होता है, जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 प्लेज मेजर रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते आगे। यदि मोस्ट अबंडेंट आपका पूछा जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला, तो फिर वो होगा आपका वाटर वेपर H2O, ठीक है। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, ग्रंथि कौन सा होता है। जैसे दिया यहाँ पर पैनक्रियास दिया हुआ है, लीवर दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और पैरोटिड दिया है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लीवर। ये शायद सबको आता है ये आंसर, फिर भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पाइनियल ग्लैंड है ये होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है वो आता है आपका पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए थर्ड आई भी बोलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं पाइनियल ग्लैंड को। पता ही समझ में, ये हमारे कहाँ पर होता है, ये हमारे ब्रेन में होता है। देखिए इट इज़ पाइन से स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये होता है ह्यूमन ब्रेन में, यानी कि मिडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे जो मिड ब्रेन है वहाँ पर क्या होता है, ये लोकेट करता है, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थर्ड आई के नाम से जानते हैं। और याद रखना इसी को ही बोला जाता है सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ठीक है। जो पी साइज ग्लैंड होता है वो कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पी साइज ग्लैंड, पी शेप का जो ग्लैंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है वो जितने भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है आपका, विच टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वॉज सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा टाइटल क्या कर दिया था, सरेंडर्ड यानी कि रिटर्न कर दिया था, जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केसर ए हिंद। केसर ए हिंद का जो अवार्ड था, जो टाइटल था, जो महात्मा गांधी को मिला था, उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, उस समय उन्होंने क्या किया था, केसर ए हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। कारण क्या था कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया था, जो टाइटल था उसको वापस कर दिया था, ठीक है। इन 1920 एज ए साइन टू प्रोटेस्ट, देखो प्रोटेस्ट में क्या किया था उन्होंने, गांधी रिटर्न केसर ए हिंद मेडल विच वॉज अवॉर्डेड टू हिम बाय द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। इसका मेन कारण क्या था, जो अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1913, उसके प्रोटेस्ट में ही उसने क्या कर दिया था, उन्होंने जो टाइटल उनको मिला था केसर ए हिंद का, उसको उसने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। चलिए देते और लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 30। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब होता है जितना काम उतना ही दाम, ठीक है ना। हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, देखो ये कहाँ पर है, इसको किस रूप में भारतीय संविधान में लिया गया है, तो क्वेश्चन ये है। तो आपका जो है ये आता है आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत पर ये क्या आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आपका जो आर्टिकल है ना, ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 39D, ठीक है। आर्टिकल 39D आपको बताता है कि इसके बारे में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है, यानी कि DPSP हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51 जितने भी आर्टिकल है वो सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के बारे में बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल 39D, तो इसी के अंडर ही क्या होता है, ये इसी के अंदर ही आता है कौन, DPSP, आर्टिकल 39D, और ये बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो देखिए यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन है, ठीक है। एक राइट टू वर्क ये आता है आपका आर्टिकल 41 में आता है, राइट टू वर्क कहाँ पर आता है, आर्टिकल 41 में आता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे विल सर्व एज गाइडेंस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर टू बी केप्ट इन माइंड वेल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है, ये जो चीज़ है वो किसके इसको कौन वो करेगा, देखिए इसको जो करने का काम होता है, गाइडलाइंस जो बनाने का जो काम होता है, सर्व करने का जो गाइडलाइंस होता है वो कौन तैयार करता है, स्टेट और सेंटर, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब जितना काम उतना ही दाम। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाए तो इक्वल पे इक्वल वर्क। लेकिन यहाँ पर जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो हम लोग से पूछा गया है, वो कहाँ पर आता है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, तो वहाँ पर आता है वेलफेयर स्टेट्स, हम लोग इसी DPSP में ही मिलता है, कल्याणकारी राज्य के बारे में भी हम लोग जानकारी यहीं से मिलता है। और जो आर्टिकल 39D है यही आपका क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। और एक चीज़ आर्टिकल 41, ये जो आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 ये आपका क्या बोला मैंने, राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क यानी कि काम करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्क, ये आपको आर्टिकल 41 में मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ में यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाऊंगा बाद में जाके मैं आप लोगों को नेपाली मीडियम से जो भी स्टूडेंट्स है, जो मतलब जो भी नेपाली कैंडिडेट्स वगैरह है हमारे यहाँ पर डूअर्स में, उन लोगों के लिए भी मैं नेपाली में अलग से, चाहे वो मैथ्स की वीडियो या रीजनिंग की हो या इंग्लिश की वीडियो, वो अलग से एकदम कंसेप्चुअल बेसिस पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा उन सारे नेपाली स्टूडेंट्स के लिए जिसका स्पेशली मीडियम, जिनको स्पेशली प्रॉब्लम होता है हिंदी में। ठीक है, तो उनके लिए मैं अलग से नेपाली में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा बाद में जाके। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।